हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने प्रारूपण यानी कि मसौदा लेखन, इसकी परिभाषा, इसकी आवश्यकता एवं महत्व और इसके प्रारूपण लेखन की जो कुछ सामान्य बातें हैं, इन सब विषयों पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम प्रारूपण लेखन की रूपरेखा और विशेषताओं के विषय में जानेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रारूपण लेखन की रूपरेखा क्या होती है। दोस्तों, प्रारूपण लेखन के कुछ मुख्य प्रमुख भाग होते हैं, जैसे विषय, निर्देश अथवा शीर्षक, विषय वस्तु निरूपण, अनुच्छेद और समापन। चलिए दोस्तों, इनके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। विषय, दोस्तों सरकारी कार्यालय में तैयार किए जाने वाले जो प्रारूपण होते हैं, उनके जो विषय होते हैं वो आवश्यकता के अनुरूप भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए मामलों की स्थिति, लिए गए निर्णय और विषय वस्तु के अनुसार ही प्रारूप का जो आकार होता है, प्रकार होता है, वो अलग अलग रूप का होगा। प्रारूपण के विषय अनुसार आंतरिक बातें और उसकी जो भाषा शैली है वो होती है, और गंभीर विषयों से संबंधित प्रारूपों के लेखन में विशेष सावधानी बरती जाती है। उसको उसी प्रकार से लिखा जाता है जिस विषय की, जिस बात की जितनी गंभीरता है, उसको लिखने में उतनी अधिक सावधानी बरतनी होती है। दोस्तों, अगला है निर्देश। कोई भी मसौदा तैयार करते समय यदि उसका संबंध पहले किसी पत्र या मामले से है तो उस प्रकार निर्देश दे दिया जाना उचित होगा, यानी कि पहले पत्र का उस पत्र में जिक्र करना जरूरी है। मसौदे के सर्वोपरि मध्य अथवा बाएं कोने पर पत्र संख्या 2, 3, 4, 5 जो भी है वो दी जाती है, और उसके बाद उसके नीचे मंत्रालय, विभाग अथवा कार्यालय आदि का नाम, स्थान, पता एवं तिथि, दिनांक आदि दिया जाता है। और इसके बाद मसौदे के दाईं ओर अगली पंक्ति में पत्र प्रेषक का स्थान, दिनांक के पश्चात उसके ठीक नीचे प्रेषिती का नाम, भेजने वाले का नाम, पद और पूरा पता आदि दिया जाता है। और यदि आवश्यक हो तो उसके बाद संदर्भ आदि भी उसमें उसका भी उल्लेख कर दिया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं विषय वस्तु निरूपण। यह मसौदा लेखन का सबसे मूल और महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रारूप के विषय के अंतर्गत लिखे संक्षिप्त कथन की पूरी विवरणात्मक जानकारी यहाँ दी जाती है। जो भी कथन लिखा है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना होता है, और उसके बाद संबंधित विषय की पूरी तथ्यात्मक, विवेचनात्मक और मुख्य जानकारी का पूरा लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत किया जाता है। और मसौदे में लिखे गए कथ्य और टिप्पणी की पुष्टि हेतु न्याय संगत तर्क वितर्क भी लिखे जाते हैं, और अंत में तर्कों के आधार पर विषय से संबंधित जो भी अंतिम निष्कर्ष होता है उसे भी प्रस्तुत करके अपना अभिमत प्रकट कर दिया जाता है। अनुच्छेद, दोस्तों जब बड़ा मसौदा होगा तो उसमें उसके अनुच्छेद किए जाएंगे। तो सामान्यतः प्रारूप लेखन में भी विषय की आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद किए जाते हैं। छोटे या संक्षिप्त प्रारूपों में 1 या 2 ही अनुच्छेद होते हैं। जो छोटे प्रारूप तैयार किए जाते हैं उसमें 1 अनुच्छेद होगा या 2 होंगे, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचना, राष्ट्रपति की ओर से जारी किए जाने वाले पत्र और परिपत्र आदि के मामले में कभी कभी 2, 3 अथवा 4 प्रश्नों के भी प्रारूप तैयार किए जाते हैं। ऐसे प्रारूपों में विचारों की संगति के अनुसार अनेक अनुच्छेद, जितने जरूरत होती है उतने अनुच्छेद तैयार किए जाते हैं। और प्रारूप तैयार करते समय ऐसे लंबे प्रारूप को अनेक अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए, और जो भी अनुच्छेद होते हैं उनमें क्रमांक का जिक्र क्रमांक भी लिख देना चाहिए, जिससे विषय वस्तु के आकलन में सुविधा होती है। समापन यानी कि अंत जो होता है, मसौदा लेखन में समापन का अपना एक अलग महत्व होता है। मसौदे में मुख्य विषय वस्तु के निरूपण के बाद निष्कर्ष के रूप में अंतिम बात को संक्षेप में कहा जाता है, यानी कि जो भी उस पूरे मसौदे का निष्कर्ष है उसे कम शब्दों में लिखा जाता है। और उसके बाद स्वर निर्देश के नीचे अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, और हस्ताक्षर के ठीक ऊपर जो अधिकारी है अपने हस्ताक्षर के ऊपर भव्य लिखा जाएगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि हस्ताक्षरकर्ता चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वहाँ पर भव्य ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि कोई स्त्री हस्ताक्षर करता है, अधिकारी है, तो वहाँ पे भव्य लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर जगह सिर्फ भव्य लिखा जाता है। और दोस्तों, पत्र के अनुसार प्रारूपण के भागों में भी परिवर्तन हो सकते हैं।
कई बार ये कम होते हैं, कई बार ये ज़्यादा होते हैं। जैसे ज्ञापन या कार्यालय, ज्ञापन, नोट, प्रतिवेदन आदि में संबोधन नहीं लिखा जाता। सामान्यतः पत्र में पत्र प्राप्त करने वाले का नाम ऊपर लिखा जाता है, जो नॉर्मल पत्र होते हैं, किंतु ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन में वो नीचे लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता। और कुछ संस्थाएं धन्यवाद, भवदीय, आपका आदि को बाईं ओर ही लिखते हैं। तो ये जो होता है, ये कार्यालयों की अपनी प्रणाली के अनुसार कई छोटे मोटे जो छोटे बड़े परिवर्तन हैं वो प्रारूपण में हो जाते हैं। अब दोस्तों ये तो हमने जानी प्रारूपण लेखन की रूपरेखा। चलिए विशेषताओं के विषय में भी जान लेते हैं। प्रारूपण लेखन हम सभी जानते हैं कि ये एक कला है। इसमें एक और जहां शासन की नीतियों का दृढ़ता से प्रतिपादन किया जाता है, वहीं जिसे पत्र लिखा जाता है उसकी संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है कि जिस कार्यालय को, कंपनी को या जिस व्यक्ति को ये पत्र लिखा जा रहा है वो भी इसको पढ़कर हमारी नीतियों को समझ सके और संतुष्ट हो सके। इसलिए अच्छे प्रारूपण में कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली है शुद्धता। सरकारी या राजकीय पत्रों में शुद्धता एक महत्वपूर्ण गुण है। व्यावसायिक संस्थानों के पत्राचार की शुद्धता पर उन संस्थानों की साख निर्भर होती है। जितना शुद्ध होगा उतनी उसका जो संस्थान है उसकी साख, उसका गौरव बना रहेगा। सरकारी पत्रों में संदर्भ या निर्देश, पत्र क्रमांक, तारीख और साक्ष्य आदि ये सब महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसलिए लिखते वक्त इनका ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्णतः दोस्तों कोई भी प्रारूपण जब तैयार किया जाता है वो पूर्ण रूप से पूरा होना चाहिए, पूरा हो अच्छे से, उसमें पूर्णता होनी चाहिए। सभी सूचनाएं, संदर्भ, निर्देश, पत्र क्रमांक, स्थिति, तिथि, इन सब को लिखना आवश्यक होता है। वर्तमान में कार्यालयों में टिप्पणी के समान प्रारूपण के बीच छपे प्रपत्र आते रहते हैं, तो इसीलिए कई बार प्रारूपण उन्हीं पर तैयार होते हैं, तो उन्हीं का ध्यान रखना चाहिए। यथातथ्यता दोस्तों सरकारी पत्रों, परिपत्रों, सूचना इत्यादि में भाषा जो है वो यथातथ्यपूर्ण होनी चाहिए। यानी कि पत्रों में जिस किसी बात का उल्लेख हो, वो जो भी बात हो वो तथ्यों पर आधारित हो। बिना तथ्यों पर आधारित किसी बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप या किसी कार्य के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। शिष्टता दोस्तों शिष्टाचार पत्र का एक आवश्यक गुण है। सरकारी पत्रों के द्वारा कभी कभी मानसिक उत्पीड़न से संबंधित आदेश भी दिए जाते हैं, अतः प्रत्येक स्थिति में यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि विषय चाहे जितना उलझन भरा अथवा कष्ट देने वाला हो, उस बात को शिष्टता पूर्वक ही कहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कठिन शब्दों का, किसी को नुकसान मतलब किसी को दुख ही देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ विषय की दृढ़ता और भाषा की भद्रता, भाषा अच्छी होनी चाहिए। ये प्रारूपण का सबसे बड़ा गुण होता है। संक्षिप्तता दोस्तों प्रारूपण में जो भी बात कही जाए वो संक्षेप में होनी चाहिए, इसीलिए प्रारूपण लेखक का भाषा पर पूर्णता अधिकार होना चाहिए। साथ ही साथ उसे सार लेखन की जो प्रवृत्ति होती है उसमें निपुण होना आवश्यक है। अनावश्यक विस्तार से विषय उलझ जाता है और कई बार ऐसे में क्या होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संपूर्णता दोस्तों प्रारूपण तैयार करते समय संबंध भाषा को उद्धृत करना प्रारूपकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यानी कि पत्रों की प्रस्तुति इस ढंग से होनी चाहिए कि सभी आवश्यक सूचनाएं, आदेश, विषय वस्तु बिल्कुल पढ़ने वाले को बिल्कुल पूर्ण प्रतीत हो और उसमें कहीं भी अनिश्चितता का स्थान न हो। यानी कि जब पढ़ रहे हैं उस पत्र को तो कहीं उसके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। इस प्रकार पूरा पत्र जो प्रारूपण है वो संपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों औपचारिकता, जब भी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें व्यक्ति सूचक शब्दों यानी कि अपनी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे क्षमा प्रार्थी, कष्ट, धन्यवाद आदि का इन पत्रों में कोई भी स्थान नहीं होता और जो भी वाक्य लिखे जाते हैं वो हमेशा अन्य पुरुष में ही होते हैं। मैंने ऐसा किया, मैं ये करूँगा, ये सब उसमें सरकारी पत्रों में नहीं लिखे जाते। पारंपरिक शैली का अनुसरण दोस्तों प्रारूपण निश्चित शब्दावली, वाक्य रचना या निश्चित प्रविधि के दायरे में ही लिखा जाता है और इसके पीछे संबंधित कार्यालय या विभाग की एक लंबी परंपरा कार्यरत रहती है।
प्रारूपणकार इन सभी शैलियों का जब प्रारूप लिखता है उसका अनुसरण करते हुए ही प्रारूपण तैयार करता है। अंतिम है इसकी विशेषता, नियमों का पालन। दोस्तों, कुछ सरकारी पत्रों के प्रारूपण तैयार करने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं और जब भी प्रारूपण तैयार करते हैं तो उस व्यक्ति को, तैयार करने वाले व्यक्ति को उनका अनुपालन करना जरूरी होता है। जैसे ज्ञापन के प्रारूपण में अभिवादन नहीं होता तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अन्य पुरुष में लिखे इन पत्रों की विषय वस्तु एक ही अनुच्छेद में समाप्त हो जाती है, इस बात का भी उसे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में प्रारूपण लेखन की रूपरेखा और विशेषताओं के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।